In order to get a great score in that, all you need to do is pick the easy questions and focus on those. देखो, जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन से रिजल्ट करने का कोई पॉइंट नहीं, जबरदस्ती की ईगो बूस्टिंग होती है वो। तो इस वीडियो में मैं ZAT 2025 के इतने क्वेश्चंस करके बताऊंगा जिससे तुम QADI सेक्शन में 95 परसेंटाइल ला सकते थे। ऐसा सिमिलर वीडियो मैंने पिछले साल ही बनाया था, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देख लेते हो, तुम पहले के 4-5 क्वेश्चन भी देख लेते हो, तो तुमको कम से कम ये बात तो रियलाइज हो जाएगी कि ज्यादा लोड लेने की बात है। रमेश bought a mobile from a local store. He paid 1/6 of the price via UPI. तो उसने X रुपए में खरीदा होगा, उसने UPI में 1/6 प्राइस पे करा, मतलब 1/6 X पे कर दिया, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ द प्राइस वाया कैश। कैश से उसने कितना पे करा? 1/3, 1/3 X पे कर दिया। He agreed to pay the balance amount a year later. X रुपए का माल था, इतना और इतना उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो बैलेंस अमाउंट मतलब जो बचा है, मतलब X माइनस 1/6 X माइनस 1/3 X, ये हो गया बैलेंस अकाउंट। कितना हो गया? 1/2 X, ठीक है। मतलब आधा अमाउंट उसका भी देना बचा हुआ है। While paying back the balance amount, जब ये पैसा वो दे रहा था, पे बैक कर रहा था, रमेश पेड 10% इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अकाउंट। इस पे 10% इंटरेस्ट और दे दिया, मतलब 1/2 X इंटू 0.1, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट उसने पे करा, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट पेड वाज 6,000 रुपीज, ये वैल्यू दे रखी 6,000 के बराबर। तो पूछा गया है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मोबाइल, तो 1/2 X इंटू 0.1 इज इक्वल टू 6,000। ये उधर चला गया, 60,000 हो गया, X हो गया 1,20,000। दिस इज द राइट आंसर। Adu and Amu have bought 2 pieces of land on the moon from an e-store. Both the pieces of land have the same parameters, but Adu's piece of land is a shape of square and Amu's piece of land is a shape of circle. तो अदू ने स्क्वायर लैंड लिया है और अमू ने सर्कल लैंड लिया है। बात यह है कि दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं वो बराबर है, ठीक है। पूछा यह गया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अदूज पीस ऑफ लैंड टू द अमूज पीस ऑफ लैंड। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा गया है। अब तुम नहीं जानते कि सर्कल का साइज क्या है या फिर रेक्टेंगल का साइज क्या है, तो तुम कोई भी एक वैल्यू को x मान लो। x भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, क्योंकि आखिरी में वैसे भी रेशियो ही निकलना है, तो x कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपन x मान लेते हैं। अपन बोलते हैं कि यार जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस x है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, मतलब 2πx। ये सेम पेरीमीटर है अदू के स्क्वायर का भी, तो अदू का जो भी स्क्वायर था वो भी 2πx के बराबर है। अब देखो, इसकी साइड अपन मान लेते हैं अभी के लिए a साइड है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4a। तो 4a इज इक्वल टू 2πx, तो a की वैल्यू आ गई 2πx/4। तो फाइनली a की वैल्यू आ गई πx/2। मतलब अगर रेडियस x है तो जो स्क्वायर की साइड है वो हो जाएगी πx/2। बहुत बढ़िया। अब तुमसे क्या पूछा गया है कि यार दोनों के एरियाज का रेशियो बता दो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का एरिया है πx/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस तो x है, तो एरिया हो जाएगा πr², मतलब πx²। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों का रेशियो पूछा है बेसिकली, तो π² डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय πx², ठीक है। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया π/4, मतलब π/4। दिस इज द रेशियो। The market value of beams made of a rare metal has a unique property. The market value of any such beam is proportional to the square of its length. तो कोई बीम है, उसकी जो भी लेंथ होगी उसके स्क्वायर के बराबर उसकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। Due to an accident, one such beam got broken into 2 pieces having length ratio 4:9. तो एक बीम थी वो टूट गई, किस रेशो में? 4:9 के रेशो में, ठीक है। Considering each broken piece as a separate beam, how much gain or loss with respect to the market value of the original beam before the accident is incurred? अपन अपना काम आसान करते हैं, अपने को पता है कि यार 4:9 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी, तो अपन जो ओरिजिनल बीम है उसकी लेंथ मान लेते हैं 13x। 13x उसकी पूरी लेंथ थी, उसके बाद वो 4:9 के रेशो में डिवाइड हो गई
मतलब 4x और 9x वो नई लेंथ हो गई, ठीक है। अब अपने को पता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो लेंथ के स्क्वायर के बराबर होती है। तो जब बीम टूटी नहीं थी वो पूरी इंटैक्ट थी, तो 13x लेंथ थी, तो जो वैल्यू हो गई वो 13x के स्क्वायर के बराबर हो गई, मतलब 169x स्क्वायर। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। अब ये टूट के 4x हो गई, तो इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो गई। अब 4x का जो स्क्वायर होगा वो इसकी वैल्यू बचेगी। तो 4x लेंथ थी तो इसकी वैल्यू हो गई 16x स्क्वायर, और 9x लेंथ थी तो 9x का होल स्क्वायर मतलब 81x स्क्वायर। 4x वाले बीम की वैल्यू 16x स्क्वायर, 9x वाले बीम की वैल्यू 81x स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 97x स्क्वायर। ओरिजिनल वैल्यू थी 169x स्क्वायर, अब बची है 97x स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू कम हो गई, इन दोनों को माइनस कर लो, 169x स्क्वायर माइनस 97x स्क्वायर, मतलब 72x स्क्वायर से वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल 169x स्क्वायर। तो 72x स्क्वायर अपॉन 169x स्क्वायर इनटू 100, बेसिकली ये पूछा गया है। ये इससे कैंसिल हो गया, 74/169 कैलकुलेटर में डालो, दिस विल कम आउट टू बी 42.6%। तो 42.6% का लॉस हो गया है। An industrial robot manufacturing company is tasked to design humanoid robots to be used in warehouses where the robots need to pick items from a stack of shelves. तो अपने को रोबोट बनाना है, ठीक है। The height of the topmost shelf from the ground is 7 feet. तो ये ब्लैक अपन शेल्फ मान लेते हैं। इस शेल्फ की हाइट कितनी है, 7। बहुत बढ़िया। To operate the robot has to move on a track running parallel to the stack of shelves. The track is fixed 1 foot away from the base of the stack of shelves. तो वो जो रोबोट है वो बेसिकली 1 फुट अवे है फ्रॉम द स्टैक ऑफ शेल्स। तो 1 फुट अवे मतलब 1 डिस्टेंस अवे है, ठीक है। फर्दर द रोबोट कैन नॉट बेंड इट्स आर्म्स बाय मोर देन 60% फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो उसका आर्म है वो 60% ज्यादा बेंड नहीं कर सकता, ठीक है। इफ द रोबोट्स आर्म्स आर अटैच्ड टू इट्स शोल्डर, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रोबोट फ्रॉम द ग्राउंड टू द शोल्डर फॉर इट्स आर्म्स टू रीच द टॉप मोस्ट शेल्फ। अपन ने ये रोबोट मान लिया, ये अपन शोल्डर मान लेते हैं, 2 शोल्डर है उसके पास, उससे एक आर्म कनेक्टेड है। वो जो आर्म है वो टॉप तक रीच करना चाहिए, बट हमको पता रखा है हॉरिजॉन्टल से वो मैक्सिमम 60 डिग्री ही बेंड कर सकता है। इसके ऊपर रोबोट का फेस हो सकता है, फेस से कोई मतलब नहीं, अपने को तो शोल्डर की हाइट देखनी है बेसिकली। इस शोल्डर से आर्म अटैच्ड है और वो सबसे टॉप पे रीच करना चाहिए। अब अपने से पूछा गया है कि क्या हाइट होनी चाहिए शोल्डर की। बेसिकली ये डिस्टेंस अपने पूछी गई है कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए। बेसिकली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये 7 है, ये 1 है, ये 60 डिग्री है, बता दो ये एच की क्या लेंथ है। अब देखो अगर ये 1 है तो पैरेलली ये भी 1 हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, मैं इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मैं tan थीटा लगा सकता हूं और BC की लेंथ निकाल सकता हूं। BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्रीज। तो AC मुझे वैल्यू पता है 1, तो BC अपॉन 1 इज इक्वल्स टू √3। तो BC की लेंथ आ गई √3। मुझे मालूम पड़ गया है कि यार ये जो लेंथ है ये √3 के बराबर है। अब टोटल 7 है, उसमें से इतना √3 है, तो ये कितना बचेगा, 7 माइनस √3। दिस इज 7 माइनस √3, और यही सेम लेंथ है जो रोबोट के शोल्डर तक की लेंथ है। तो 7 माइनस √3 इज द राइट आंसर। There are 25 rooms in a hotel, ठीक है। Each room can accommodate at most 3 people. तो ऐसे 25 रूम्स हैं और कोई भी एक रूम एट मोस्ट 3 लोगों को रख सकता है। या तो एक आदमी रुक सकता है, या तो 2 लोग रुक सकते हैं, या तो 3 लोग रुक सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच रूम द सिंगल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज 2000 रुपीज पर डे। एक आदमी रुकता है तो 2000 रुपए देगा। द डबल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज 3000 रुपीज पर डे। 2 लोग अगर मिलके रुक रहे हैं तो वो मिलके 3000 रुपीज देंगे, ठीक है। एंड द ट्रिपल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज 3500 पर डे। 3 लोग रुक रहे हैं तो मिलके 3500 लेंगे। बहुत बढ़िया। इफ देयर आर 55 पीपल स्टेइंग इन द होटल टुडे, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू फ्रॉम द रूम ऑक्यूपेंसी चार्जेस टुडे। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि यार इन 25 रूम्स में मुझे 55 लोगों को बिठाना है, 55 लोग इन रूम्स में जाएंगे और मैं चाह रहा हूं मेरी कमाई मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अगर मैं होटल वाला हूं, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाई करनी है,
तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि 55 लोगों में से पर पर्सन हर आदमी से ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी देता हूं मैं तो मुझे पर पर्सन 2000 रुपीज मिल रहे हैं, 2000 रुपए रूम के लिए मिल रहे हैं, पर एक आदमी रुक रहा है तो पर पर्सन 2000 रुपीज हो गया। दिस इज पर पर्सन चार्ज। अगर 2 लोग साथ में रुक रहे हैं तो मिलके 3000 रुपीज दे रहे हैं, तो पर पर्सन मुझे कितनी कमाई मिल रही है, 1500 मिल रही है। और अगर 3 लोग रुक रहे हैं तो मिलके 3500 दे रहे हैं, मतलब पर पर्सन मुझे 1166.6 इतने पैसे मिल रहे हैं। अब मैं होटल वाला हूं, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स हो। अब देखो 55 लोग रुक रहे हैं 25 रूम्स के अंदर, तो एक काम करते हैं, अपन डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अपन बोलते हैं कि यार पहले 25 लोगों को मैं एक रूम में रुका देता हूं। अगर मैं एक रूम में रुका देता हूं तो मेरे पास कितने लोग बच जाएंगे, 25 मैंने ऑलरेडी कर दिए, मेरे पास 30 लोग बच गए। अभी 30 लोगों को भी कहीं ना कहीं रुकाना ही पड़ेगा, तो मजबूरन मुझे डबल 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 ऑक्यूपेंसी देनी पड़ेगी। ये समझने वाली बात है। 25 रूम्स हैं, 55 पीपल हैं, मैं तो चाहता हूं सिंगल ऑक्यूपेंसी देना पैसा ज्यादा कमाने के लिए, बट क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो मुझे कहीं ना कहीं डबल ऑक्यूपेंसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने डबल 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 ऑक्यूपेंसी दे दी। टोटल मैंने 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आउट ऑफ 55, डबल ऑक्यूपेंसी देके। 55 थे, 25 करके 50 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मेरे पास अब बचे 5 लोग। अब इन 5 लोगों को जबरदस्ती मुझे ट्रिपल ऑक्यूपेंसी देनी पड़ेगी। मैं तो चाह रहा था कि कम से कम लोगों को ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिले, क्योंकि पर पर्सन कमाई सबसे कम उसी में, बट मुझे फिर भी 5 रूम्स में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी देनी ही पड़ी। एंड में मेरे पास क्या सिनेरियो बचेगा, 25 रूम्स थे, उन 25 में से जो पहले 5 रूम्स थे उस पर मैंने ट्रिपल दे दी, और जो बचे कुछ रूम्स हैं, जो 20 रूम्स हैं, उसमें मैंने डबल दे दी। इस तरह से मैंने 55 लोगों को अकोमोडेट कर दिया। अब देख लो, डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 रुपए मिलते हैं, 3000 रुपए 20 रूम्स के लिए दिए गए, तो 3000 इंटू 20, ये डबल ऑक्यूपेंसी का आ गया। और ट्रिपल मतलब 3500 रुपीज अपन ने 5 रूम्स के लिए दिए, तो 3000 इंटू 20, ये कितना हो गया, 60,000। और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले 5 रूम थे, तो 5 रूम्स हैं 3500 रुपीज वाले, तो ये कितना हो गया, 17,500। टोटल मैंने कितनी कमाई कर ली, 77,500, विच इज द राइट आंसर। For how many distinct real values of x does the equation below hold true? बेसिकली x के लिए सॉल्व करना है, देखना है कितने x की वैल्यूज आ सकती है। सिंपल लॉग की इक्वेशन दी हुई है, क्या कर सकते हैं अपन, लॉग बेस है, हर जगह लॉग बेस चल रहा है। एक काम करते हैं, अपन लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं और बेस और ऊपर वाले नंबर को स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई में log 16 बेस a को अपन लिखते हैं log 16 डिवाइडेड बाय log a। लॉग का अपन फॉर्मूला लगाते हैं, log 16 डिवाइडेड बाय log a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय log 32 बेस a को लिखते हैं log 32 डिवाइडेड बाय log a, तो log 32 डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। ये log a से log a कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। माइनस सेम चीज यहां पे भी होगी, log 64 बेस a को भी अपन अलग कर देते हैं, log 64 बाय log a डिवाइडेड बाय log 32 बाय log a, ठीक है। ये log a से log a फिर से कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया, माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 16 डिवाइडेड बाय log 32, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। अब वापस अपन उल्टा फॉर्मूला लगाते हैं, अपन log 16 बेस 32 ऐसा लिख देते हैं, इनटू log 16 बेस 32 माइनस log 64 बेस 32 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। अब log 16 बेस 32 क्या कह सकते हैं अपन, 2 की पावर 4, 16 को अपन लिखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, और 32 को अपन लिखते हैं 2 की पावर 5, इस 32 को कर देते हैं 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, बहुत बढ़िया। अब जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, और जो बेस की पावर होती है वो 1 बाय में बाहर आती है, ये पावर भी बाहर आ जाएगी और जो बेस की पावर है 1 बाय में बाहर आ जाएगी। तो फाइनली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 5 log 2 बेस 2, ठीक है, माइनस 6 बाय 5 log 2 बेस 2 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है।
अब log 2 base 2 तो बेसिकली 1 होता है, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, इसको 1 मान लेते हैं, ये भी 1 हो गया यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 4/5 माइनस 6/5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, 5 का अपन एलसीएम ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। 5 उधर 0 मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और x की वैल्यूज निकाल लो। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x कॉमन हो गया, x माइनस 2 अंदर बचा, प्लस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 2 अंदर बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएगी, यहां से आएगी वैल्यू x इक्वल टू 2 और यहां से वैल्यू आएगी -3/4। क्वेश्चन में x की वैल्यूज नहीं पूछी गई, पूछे गए कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो x की दो वैल्यूज हो सकती है, हेंस 2 इज द राइट आंसर। Z क्या है, कई बार लॉजिक के क्वेश्चंस बनाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, बस तुमको बेसिक कॉमन लॉजिक लगाते आना चाहिए। सीधी सी बात है, जब कोई ऐसा लॉजिक का क्वेश्चन होता है तो जो इजीएस्ट पाथ है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, दैट इज यूजुअली द राइट आंसर। इन अ कंप्यूटर गेम ईच मूव रिक्वायर्स प्रेसिंग अ बटन। ठीक है, बटन दबाना है। व्हेन द बटन इज प्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ मूव, द कंप्यूटर रैंडमली चूजेस अ सेल फ्रॉम अ 4x4 ग्रिड ऑफ 16 सेल्स। तो 4x4 की ग्रिड है, टोटल 16 सेल्स है। ठीक है, एंड पुट्स अ एक्स मार्क ऑन द सेल। तो रैंडमली कहीं भी ऐसा एक एक्स बन जाता है। ठीक है, व्हेन द बटन इज प्रेस सब्सिक्वेंटली, द कंप्यूटर रैंडमली चूजेस अ सेल फ्रॉम द रिमेनिंग अनमार्क्ड सेल एंड पुट्स अ एक्स मार्क ऑन दैट सेल। तो रैंडमली फिर एक और एक्स बन जाता है, बटन दबाओगे तो एक्स बनेगा, ये बात चल रही है। दिस गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द गेम। ठीक है, द गेम एंड्स व्हेन आइदर ऑल द सेल्स इन एनी वन रो और ऑल द सेल्स इन एनी वन कॉलम आर मार्क्ड विद एक्स। तो गेम तब एंड होता है जब पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम फिल हो जाता है। कोई भी रो हो सकता है ये वाली रो फिल हो जाए तो गेम बंद हो जाएगा, या फिर हो सकता है ये वाला कॉलम इस तरीके से हो जाए। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा एक्स 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 हो जाए तो गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टाइम्स अ प्लेयर हैज टू प्रेस अ बटन टू फिनिश द गेम। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल टाइम्स बटन को दबाना है, मैक्सिमम मुझे एक्स बनाने हैं, तब जाके गेम खत्म होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं गेम जल्दी जल्दी खत्म ना हो। अब देखो, अगर जल्दी जल्दी गेम खत्म करना है तो तुम क्या सोचोगे, कोई भी एक रो पकड़ लो, उसको एक्स 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 कर दो, तो मिनिमम 4 बारी में गेम खत्म हो जाएगा। पर ये तो मिनिमम है, मुझे मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम तब होगा जब मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई भी रो फिल ना हो, कोई भी कॉलम फिल ना हो। अगर मान लो मैंने एक रो पकड़ी, उसके 3 फिल कर दिए, फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट रो पकड़ी, उसके 3 फिल कर दिए, फिर नेक्स्ट रो पकड़ी, उसके 3 फिल कर दिए। अभी मैंने 9x बना दिए हैं और गेम खत्म नहीं हुआ है। अब जैसे मैं यहां पे कुछ फिल करने जाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार ये गेम खत्म हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि गेम लंबे से लंबा चले। अब गेम अगर लंबे से लंबा चलाना है तो सीधी सी बात है, एकदम कॉमन सेंसिकल बात है कि यार हर रो और हर कॉलम में एक खाली रह जाए। तो अगर मैं ये वाला डायगोनल छोड़ दूं तो क्या होगा, सिमेट्रिकली हो तो मैंने ऐसे 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 एक्स बना दिए सारे, मैंने एक डायगोनल छोड़ दिया। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हर रो और हर कॉलम में एक एक्स बचा हुआ है। तो अभी मैंने टोटल कितने एक्स बना दिए? टोटल मैंने 12 एक्स बना दिए। अब जब मैं नेक्स्ट कोई भी एक्स बनाने जाऊंगा, कहीं पे भी एक एक्स बनाने जाऊंगा, तो गेम कंप्लीट हो जाएगा, गेम एंड हो जाएगा। तो 12 एक्स मैं बना सकता हूं विदाउट एंडिंग द गेम, एंड ऑन द 13th एक्स द गेम विल एंड। देयरफॉर 13 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस से सोचना था। ABCD is a rectangle where the coordinates of C and D are -2, 0 and 2, 0। तो रेक्टेंगल है, ऐसा कोई रेक्टेंगल होगा ABCD। C और D के अपने कोऑर्डिनेट्स पता है क्या, -2, 0, 2, 0। तो मैंने ड्रॉ कर लिए, बहुत बढ़िया। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द लाइन AB। अब देखो, CD ये लेंथ है, ये ओरिजिन से 2 आगे है, ये ओरिजिन से 2 पीछे है, मतलब टोटल CD की लेंथ हो गई 4। ये है लेंथ 4, बहुत बढ़िया। अब अगर ये रेक्टेंगल होता है तो ये रेक्टेंगल तुम खुद ही सोचो क्या बन सकता है। या तो ऊपर ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है,
या फिर नीचे ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है। बिल्कुल लॉजिकली एक लाइन से तुम रेक्टेंगल बनाने जाओगे तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। तो या तो ए बी ऊपर हो सकता है या फिर ए बी नीचे हो सकता है। बहुत बढ़िया। तुमको ऑलरेडी पता है कि ये जो लेंथ है ये तो 4 दी हुई है, एरिया दिया हुआ है 24। अब लेंथ इनटू ब्रेथ ये 24 के बराबर होना चाहिए। तो ब्रेथ ये हो सकती है या फिर ब्रेथ ये हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रेक्टेंगल है, ऊपर है या नीचे। तो 4 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 24, ये एरिया होता है। तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 6। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गई 6। बहुत बढ़िया। अब जो ए बी लाइन है वो ओरिजिन से 6 ऊपर पैरेलल लाइन होगी या फिर ओरिजिन से 6 नीचे पैरेलल लाइन होगी। अब तुम ये बात जानते हो कि यार एक्स एक्सिस से पैरेलल जो लाइन होती है उसमें वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। ये जो भी वाई कोऑर्डिनेट है ये फिक्स है। और ये क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट 6 के बराबर होगा। ओरिजिन से 6 ऊपर है मतलब वाई की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी, चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो। सिमिलरली नीचे भी या तो वाई की वैल्यू -6 रहेगी, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो। तो इसका आंसर या तो y इक्वल टू 6 होगा या y इक्वल टू -6 होगा। ऑप्शन में दे रखा है y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। अब ये 3 क्वेश्चन का सेट है, इसको देखो। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ रोड नेटवर्क कनेक्टिंग 5 टाउन्स नेमली मरीन, लैनिसपोर्ट, विंटरफेल्ड, ओल्ड टाउन एंड गलटाउन। ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स along any stretch of the road are shown in the diagram. The straight road that connects Marine to Gultown, ये वाली रोड, passes through Old Town. Another straight road running west to east connecting Marine to Winterfell passes through Lannisport. बहुत बढ़िया। Further, 2 straight roads, one from Lannisport to Old Town and another from Winterfell to Gultown are perpendicular to the road joining Marine to Winterfell. तो बेसिकली ये 90 डिग्री का एंगल है। And run from south to north. बेसिकली इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, अलग अलग सिटीज है और सिटीज के बीच में जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो भी दे रखी है। मतलब अगर तुमको मरीन से ओल्ड टाउन जाना है तो तुम मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा सकते हो, ऐसा इन्हें दे रखा है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कंसिडर अ कार ऑलवेज ट्रैवलिंग एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है, एंड ऑलवेज टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। इट टेक्स 1 hour टू रीच ओल्ड टाउन फ्रॉम मरीन, 2 hours to reach Gultown from Old Town. It takes 1 hour to reach Old Town from Marine. तो मरीन से अगर ओल्ड टाउन जाना है मैक्सिमम स्पीड से और 1 घंटे में बंदा पहुंच जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाता है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। 100 की स्पीड से गया, 1 घंटे में पहुंच गया, मतलब मरीन से ओल्ड टाउन की डिस्टेंस क्या होगी 100 किलोमीटर। ये दे रखा है। ठीक है। 2 hours टू रीच गलटाउन फ्रॉम ओल्ड टाउन, तो ओल्ड टाउन से गलटाउन जाना है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2 घंटे में पहुंच जाना है, तो ये 50 किलोमीटर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। एंड 45 मिनट्स टू रीच विंटरफेल फ्रॉम गलटाउन, तो विंटरफेल पहुंचना है गलटाउन से 45 मिनट्स लगेंगे, मतलब 0.75 आवर्स लगेंगे। स्पीड है तुम्हारी 120, टाइम है 0.75, 120 इंटू 0.75 इक्वल टू 90। बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस तुमको दे रखी है, ये है 90 किलोमीटर। ठीक है। फॉर दिस प्रॉब्लम ऑलवेज कंसिडर द शॉर्टेस्ट रूट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि यार ये है 100 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर, ये है 90 किलोमीटर, और इस तरह का शेप बना हुआ है ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल टाइप का। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्या तुम बचे कुछ डिस्टेंसेस निकाल सकते हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो। तुम यहां लगाओ सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। ये है सिमिलर ट्राइंगल, इससे ये दोनों ट्राइंगल है, बड़े और छोटे, वो आपस में सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो तुम क्या बोल सकते हो? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। इस तरह से तुम ये वाली लेंथ निकाल सकते हो। तुम क्या बोलोगे? ये 100 किलोमीटर्स अपॉन ये पूरा, मतलब 100 प्लस 50 150 किलोमीटर्स, 100 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू दिस लेंथ जो अपन निकालना चाह रहे हैं ओल्ड टाउन से लैनिसपोर्ट की, अभी के लिए x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये कितनी हो गई 90। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ये लेंथ निकालना बची है और ये लेंथ निकालना बची है।
ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। ये अगर 100 है, ये अगर 60 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम ये निकाल सकते हो कि यार ये लेंथ आ जाएगी 80। बहुत बढ़िया। अब आखिरी में क्या लेंथ बची? ये वाली लेंथ बची। ये भी तुम सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हो। कैसे? तो दिस लेंथ 80 अपॉन दिस इंटायर लेंथ इज इक्वल्स टू, वही सेम लॉजिक, वी कैन डू इट इन द स्मॉलर ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल। दिस अपॉन दिस इंटायर लेंथ, सेम ही चीज है वो। अब मैंने बोला कि यार 80 अपॉन उस पूरी लेंथ को अपन बाय मान लेते हैं अभी के लिए, दिस लेंथ इज बाय। 80 अपॉन बाय इज इक्वल्स टू 100 अपॉन क्या? पूरी लेंथ, तो 100 प्लस 50 मतलब 150। तो y की वैल्यू आ गई 120। मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ 120 है। पूरी लेंथ अगर 120 है, मतलब जो शॉर्ट वाली लेंथ बचेगी, जिस इंटायर इज 120, तो ये बच गया 40। बहुत बढ़िया। तो तुमने सारी डिस्टेंसेस भी निकाल ली। दिस इज 100, दिस इज 50, दिस इज 90, दिस इज 40, दिस इज 60 एंड दिस इज 80। इसी चीज को मैंने आगे यहां पे लिख दिया है ताकि तुमको देखने में आसान हो। अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टिरियन लैनिस्टर ड्रो फ्रॉम मरीन टू ओल्ड टाउन, देन ओल्ड टाउन टू लैनिसपोर्ट एंड फाइनली फ्रॉम लैनिसपोर्ट टू विंटरफेल। तो बंदा यहां से यहां गया, फिर यहां गया। ठीक है। ऑलवेज टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ्स, he drove at the speed of 10 km per hour below the maximum speed limits for the stretches that he took। जो भी मैक्सिमम स्पीड है उससे 10 किलोमीटर कम स्पीड पे वो चल रहा था। बहुत बढ़िया। पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? पहले उसने 100 डिस्टेंस कवर करी। अब आप कर रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 डिस्टेंस कवर करी किस स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर से 10 कम, मतलब 100 अपॉन 90। ठीक है। प्लस उसका उसने 60 डिस्टेंस कवर करी इस 20 से 10 कम की स्पीड से, मतलब 60 अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। प्लस फिर उसने ट्रैवल करा 40 किलोमीटर 120 से 10 कम की स्पीड पे, मतलब 40 अपॉन 110 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। इन फ्रैक्शंस को डालो कैलकुलेटर में और सबको ऐड कर लो। क्या वैल्यू मिलेगी? 7.4747 ये वैल्यू मिलेगी। मतलब उसको 7.4747 आवर्स लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी। अब 7 आवर्स तो तुम समझते हो, ठीक है। ये 0.4747 मिनट्स में कितना होगा? तो 0.4747 इंटू 60 ये मिनट्स में निकल आएगा, तो ये जाएगा रफली 28 मिनट्स। तो फाइनली 7 आवर एंड 28 मिनट में वो पूरी जर्नी को कवर कर लेगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेंदी स्टार्ट्स फ्रॉम गर्ल टाउन टुवर्ड्स ओल्ड टाउन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये गर्ल टाउन से स्टार्ट कर रही है, ओल्ड टाउन की तरफ जा रही है, ड्राइविंग एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फ्रॉम ओल्ड टाउन शी ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लैनिसपोर्ट। तो ये ओल्ड टाउन से लैनिसपोर्ट जा रही है, दिस टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। व्हेन मिसेंदी स्टार्ट्स फ्रॉम गर्ल टाउन, वेरी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम लैनिसपोर्ट। जब वो यहां से स्टार्ट कर रही थी उसी टाइम पे हमारा वेरीज ने लैनिसपोर्ट से स्टार्ट करा टू ओल्ड टाउन। ये अब यहां से ऊपर ओल्ड टाउन जा रहा है। ठीक है। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ऑलवेज ड्राइविंग एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ये जो बंदा है ये 20 की स्पीड से जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है। बहुत बढ़िया। इफ दे डोंट स्टॉप एनीवेयर एट व्हाट पॉइंट विल दे मीट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि यार गर्ल टाउन से ओल्ड टाउन आने में मिसेंदी को कितना समय लगा। 25 की स्पीड से आ रही है, 50 किलोमीटर को ट्रेवल करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो उसको गर्ल टाउन से ओल्ड टाउन आने में पहली बात तो 2 आवर्स लग जाएंगे। जब ये 2 आवर्स यहां से यहां चल रही थी, उस पॉइंट पे जो हमारा हीरो है वेरिस, ये नीचे से ऊपर आ रहा था। अब वो 2 आवर्स में कितना ऊपर आ गया होगा वो अपन सोचते हैं। एक काम करते हैं, इस ओल्ड टाउन से लैनिसपोर्ट की चीज को अपन जूम कर लेते हैं। ऊपर है तुम्हारा ओल्ड टाउन, नीचे है तुम्हारा लैनिसपोर्ट। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तुम्हारे पास है 60 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। 2 आवर्स तो पहले उसको यहां से यहां आने में लगे थे। 2 आवर्स के अंदर जो तुम्हारा वेरिस था उसने नीचे से कहीं से स्टार्ट करा होगा और ये ऊपर आता गया, ऊपर आता गया। 2 आवर्स तक वो 20 की स्पीड से चला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 20 की स्पीड से चला 2 घंटे तक, मतलब 40 किलोमीटर चला गया। टोटल 60 किलोमीटर था, दिस एंटायर थिंग वाज 60। उसमें से 40 जो है वो ऑलरेडी तुम्हारा वेरिस चल चुका है। अब जब यहां पे मिसेंदी पहुंची थी, उस पॉइंट पे वेरिस जो है वो यहां से 40 किलोमीटर चल चुका है और दोनों के बीच में अब 20 किलोमीटर ही बचे हैं।
ओनली 20 किलोमीटर लेफ्ट। एक काम करते हैं, इस 20 किलोमीटर को फिर जूम कर लेते हैं। अपन क्या बोलेंगे कि ऊपर ओल्ड टाउन था और उससे 20 किलोमीटर नीचे यहां तक तुम्हारा वेरिस पहुंच चुका था। वेरिस ऊपर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मिसेंदी की स्पीड से नीचे आ रही है, वो 10 से नीचे आ रही है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसेंदी नीचे आ रही है। अब मुझे बताओ ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ये सिंपल रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन बन गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ये 10 की स्पीड से जा रही है, 20 की स्पीड से जा रहा है। 10 प्लस 20 30 हो गया। तो 20 किलोमीटर अपॉन 10 प्लस 20, ये रिलेटिव स्पीड ऐड हो रही है। इतने टाइम के बाद वो मिल जाएंगे, मतलब 20 अपॉन 30 के बाद मिल जाएंगे, मतलब 2/3 आवर्स के बाद ये लोग मिल जाएंगे। 2/3 आवर्स के बाद इनकी मीटिंग हो जाएगी। अब कोई तुमसे अगर पूछता है कि अरे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो पहले तो 2 घंटे यहां से यहां चलने में आने लगे जिस प्लान चल रहा था, और फिर 2/3 आवर्स, और तो 2 इंटीजर 2/3 आवर्स, इसके बाद वो मिल जाएंगे। बट तुमको टाइम नहीं पूछा गया, तुमसे पूछा गया है कि वो कहाँ मिलेंगे, किस जगह पे मिलेंगे। अब ये जिस भी जगह पे मिलेंगे उसको अपन क्या करते हैं, ओल्ड टाउन से निकाल लेते हैं। मुझे मालूम है ओल्ड टाउन पहुंचने के बाद 2/3 आवर्स और चली थी मिसेंदी। मिसेंदी ऊपर से नीचे आ रही थी, मिलने तक मतलब उसने 2/3 आवर्स और चला विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। शी वॉज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 10। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो 10 की स्पीड से नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही और मिल गई। तो 2/3 आवर्स तक चली। तो 10 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 20/3, दैट इज इक्वल टू 6.666 किलोमीटर। तो ओल्ड टाउन से वो नीचे 6.666 किलोमीटर आ गई होगी, तब जाके वो लोग मिल गए होंगे। उतने टाइम में ये नीचे से ऊपर आ गया होगा और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो गया। तो ओल्ड टाउन से 6.6 किलोमीटर नीचे। ऑप्शन में है क्या, 6.67 किलोमीटर साउथ ऑफ ओल्ड टाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल सिटी किंग्स लैंडिंग लोकेटेड 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ गल टाउन ऑन द रोड कनेक्टिंग गल टाउन टू विंटरफेल। तो गल टाउन से जब तुम विंटरफेल जाओगे तो 40 किलोमीटर नीचे यहां पे तुमको किंग्स लैंडिंग की सिटी मिल जाएगी। ये इनकी कैपिटल सिटी है। बहुत बढ़िया। डिड नॉट हैव अ स्ट्रेट रोड कनेक्टिंग टू मरीन, नाउ अ न्यू एक्सप्रेसवे इज बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट दीज टू टाउन्स बाय स्ट्रेट रोड। तो मरीन से एक रोड बन रही है किंग्स लैंडिंग के लेके, और ये स्ट्रेट लाइन की रोड बन रही है। ठीक है, अब अगर कोई रोड बनती है मरीन से लेके किंग्स लैंडिंग की, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में दिस इज 90 डिग्री, टोटल ये 90 है, ऊपर से 40 है, तो नीचे से बचेगा 50। तो दिस डिस्टेंस इज 50, दिस इंटायर डिस्टेंस इज 80 प्लस 40, मतलब दिस इज 120। तो 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 130। बहुत बढ़िया। तो तुमको डिस्टेंस मिल गई है मरीन से लेके किंग्स लैंडिंग की। आगे देख लेते हैं। What should be the maximum speed limit allowed on this expressway so it cuts down the travel time from Marine to King's Landing from the fastest possible route through the road network shown in the diagram by 20 minutes? अब ये पूछ रहे हैं कि यार मरीन से लेके अगर आप किंग्स लैंडिंग जाते हो तो जो भी कम से कम टाइम लगता है उसमें भी 20 मिनट कम लगे, ये स्पीड यहाँ पे अलाउड होनी चाहिए। तो पहले अपने को ये फिगर आउट करना है कि मरीन से किंग्स लैंडिंग जाने का फास्टेस्ट पाथ क्या है बिना एक्सप्रेसवे के। एक्सप्रेसवे बना नहीं है, अभी क्या है, तो अभी दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो तुम ऐसे करके ऊपर जाओ, मरीन से लेके विंटरफेल जाओ, फिर ऊपर किंग्स लैंडिंग जाओ, या फिर एक काम करो मरीन से गल टाउन जाओ फिर नीचे आओ। अपन दोनों डिस्टेंस में टाइम देख लेते हैं। अगर मैं ऊपर से जाता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अगर मैं देखता हूं तो ये 100 की स्पीड अलाउड है, टोटल किलोमीटर भी 100 है। तो मरीन से लेके ओल्ड टाउन जाने का फास्टेस्ट तरीका है 1 आवर। बहुत बढ़िया। उसके आगे ओल्ड टाउन से मुझे गल टाउन जाना है, 50 डिस्टेंस है, 25 स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें कितना टाइम लगेगा, तुमको यहां से यहां पहुंचने में लगेंगे 2 आवर्स। बहुत बढ़िया। फिर तुमको यहां से नीचे आना है, तो 40 डिस्टेंस है और 120 स्पीड है, तो 40 अपॉन 120 मतलब 1/3 आवर्स। यहां से अगर नीचे आ रहे हो तो टोटल मिला के 3 इंटीजर 1/3 आवर्स तुमको लग जाएंगे। तुम ऊपर के रास्ते से जाओगे। अगर तुमको नीचे के रास्ते से जाना है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोलोगे कि यार ये पूरी पूरी डिस्टेंस 120 है,
और इस पूरी की पूरी रोड पे मैक्सिमम स्पीड भी 120 अलाउड है। तो 120 अपॉन 120 मतलब मरीन से विंटरफेल पहुंचने का फास्टेस्ट टाइम हो गया 1 आवर। तुम अब विंटरफेल पहुंच गए हो। अब तुमको इस विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग जाना है। डिस्टेंस कितना है 50। कितनी मैक्सिमम स्पीड अलाउड है 120। तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल्स टू 5/12 आवर्स, या फिर अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 25 मिनट्स लगेंगे। अगर तुम नीचे के रास्ते से जाते हो तो यहां से यहां 1 आवर लगेगा और यहां से यहां 25 मिनट लगेगा। तो 1 आवर एंड 25 मिनट्स में तुम पहुंच जाओगे नीचे के रास्ते से। तो सीधी सी बात है, जो नीचे का रास्ता है वो शॉर्टेस्ट टाइम ले रहा है, ऊपर तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने फिगर आउट कर लिया है 1 आवर एंड 25 मिनट्स। क्वेश्चन में इन्हें पूछा है कि यार जो शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा है उससे भी 20 मिनट कम लगने चाहिए, मतलब 1 आवर 25 मिनट्स में और 20 मिनट कम, यानी 1 आवर एंड 5 मिनट्स में मुझे पहुंचते आना चाहिए यूजिंग द एक्सप्रेसवे। अब देखो, तुमको स्पीड फिगर आउट करनी है, मैक्सिमम स्पीड किससे जा सकते हो। तुमको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 130 डिस्टेंस। स्पीड तुमको फिगर आउट करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। ये बात होती है। कितना टाइम तुमको अलाउड है 1 आवर एंड 25 मिनट्स। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1 इंटीजर 5/60, मतलब 1 इंटीजर 1/12, यानी 13/12 बेसिकली। तो तुमको 13/12 आवर्स के अंदर इस 130 किलोमीटर को कवर करना है। तो टाइम हो गया 13/12। इसको लिख दो 13/12 इज इक्वल्स टू स्पीड। ये इससे कैंसिल, ये 10, स्पीड आ गई 120। तो 120 किलोमीटर पर आवर शुड बी योर स्पीड लिमिट। तो 120 इज द राइट आंसर।